गुड मॉर्निंग गाइस। आप हैं ई प्लस अकेडमी के साथ। मैं ज्ञानेश चतुर्वेदी आपको इतिहास पढ़ा रहा था। आज इतिहास का तीसरा वीडियो है और हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे प्राचीन कालीन इतिहास के स्रोत, उसका आज दूसरा वीडियो है। तो सबसे पहली बात यह है कि जिसने कल वाला वीडियो यानी कि प्राचीन भारतीय इतिहास को समझने के स्रोत जो कल हमने पढ़े थे, धार्मिक ग्रंथ और जिसमें ब्राह्मण ग्रंथ थे, बौद्ध साहित्य था और तीसरा आपका था जैन साहित्य, जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। इन तीनों के बारे में, जैसे कि ये कल का टॉपिक था हमारा प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, ठीक है ना। इसमें भी सबसे पहला हमने आपको बताया था, इसको मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग जो है वो आपका है साहित्यिक स्रोत था, थोड़ा छोटा कर दीजिए। पहला पार्ट क्या था आपका साहित्यिक स्रोत था। दूसरा था विदेशी यात्रियों के वृत्तांत, जो विदेशी यात्री भारत में आए वो था। और तीसरा टॉपिक था आपका पुरातात्विक स्रोत। तीसरे में भी हमने जो पढ़ लिया था, साहित्यिक स्रोत के 2 पार्ट थे, धार्मिक ग्रंथ, दूसरा था आपका साहित्यिक ग्रंथ। साहित्यिक ग्रंथ में भी धार्मिक ग्रंथ को 3 भागों में बांटा गया। ब्राह्मण साहित्य या ब्राह्मण जो ग्रंथ हैं जिनसे हमें हमारे इतिहास के बारे में जानकारी मिल रही है, उसके बारे में था। दूसरा टॉपिक था इसका बौद्ध साहित्य या बौद्ध ग्रंथ, जिसमें जो बौद्ध साहित्य या बौद्ध ग्रंथ लिखे गए उनमें क्या क्या हमारे इतिहास से रिलेटेड है, हमें क्या क्या जानकारी मिलती है, वो सारी बातें थी। और जैन ग्रंथ में ऐसे जैन साहित्यों के बारे में था जिनसे हमारे इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है। अब ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके आगे आज हम लोग पढ़ेंगे सेकंड, जो ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, ऐतिहासिक साहित्य जो है उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे। तो साहित्यिक स्रोत के मुख्य 2 पार्ट थे। पहला था धार्मिक ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ। और ऐतिहासिक ग्रंथ में भी आज धार्मिक ग्रंथ हम लोगों ने पढ़ लिया है, हम लोग ऐतिहासिक ग्रंथ पर चर्चा करेंगे। इस वाले पार्ट में थोड़ा ध्यान देंगे। ऑफ कोर्स सर। अब हम लोग बात करते हैं ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथ से सीधा सीधा तात्पर्य क्या है? ऐतिहासिक ग्रंथ से सीधा सीधा तात्पर्य ऐसे ग्रंथ से है जो जिन ग्रंथों से हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी, एक बात की थी वेद में था एक ऋग्वेद, ठीक है। ऋग्वेद में हम लोगों ने बात की थी, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और सबसे प्राचीन वेद के साथ साथ विश्व की सबसे प्राचीन पुस्तक है। लेकिन हम उसको ऐतिहासिक पुस्तक नहीं बोलते हैं। भारतीय इतिहास की ऐतिहासिक पुस्तक कौन सी है? तो हमने आपको बताया था राजतरंगिणी है। सबसे पहले लिखी है, किसने लिखी है? कल्हड़ ने लिखी है, ठीक है ना। अब राजतरंगिणी जो है, कल्हड़ रचित राजतरंगिणी, सबसे पहले हम लोग इस पे बात करते हैं। कल्हड़ ने किसको लिखा? राजतरंगिणी। सर आप यहीं भी लिखिए इसी में। कल्हड़ ने जो लिखा वो राजतरंगिणी, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं राजतरंगिणी जो पुस्तक है इसमें है क्या क्या, ठीक है। पहले पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। सबसे पहली बात क्या है इसमें? क्या है? कश्मीर के इतिहास का वर्णन है, ठीक है ना। अब जो कश्मीर का इतिहास है ये स्टार्ट कहाँ से होता है? तो ये महाभारत काल से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? महाभारत काल से स्टार्ट होता है। अब जो कल्हड़ महोदय हैं, इन्होंने दूसरी बात ये बताई कि जो कश्मीर है, कश्मीर की जो स्थापना की, वो कश्मीर की जो स्थापना की वो जो पांडव थे, पांडवों के सबसे छोटे भाई थे सहदेव, ठीक है। पांडवों के छोटे भाई सहदेव ने कश्मीर को बसाया और यहाँ से ही राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास का प्रारंभ होता है, ठीक है। अब दूसरी बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। भारतीय साहित्य का पहला ऐसा ग्रंथ था जिसमें ऐतिहासिकता की झलक मिलती है। तो यानी कि ये कैसा ग्रंथ है? प्रथम ग्रंथ है जहां से ऐतिहासिकता की झलक मिलती है, ठीक है। आगे बात करें हम लोग, राजतरंगिणी जो है पुस्तक, राजतरंगिणी जो पुस्तक है इसकी भाषा क्या है? यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसकी भाषा क्या है? इसकी भाषा है संस्कृत। इसकी भाषा क्या है? संस्कृत।
अब एक बात आती है कल्हड़। कल्हड़ जी ने राजतरंगिणी लिखी, ठीक है। अब इन्होंने प्रारंभ से जब राजतरंगिणी लिखना प्रारंभ किया तो सबसे पहले इन्होंने बताया कि सबसे पहले थे जिन्होंने कश्मीर को बताया, उनका नाम सहदेव था, ठीक है ना। अब सहदेव से लेकर के अगर हम बात करें, सहदेव से लेकर के एक राजा थे जय सिंह, ध्यान सुनिए, एक राजा थे जय सिंह। इन्होंने सहदेव से लेकर के जय सिंह तक के जितने भी राजा थे उनके बारे में लिखा। किसने लिखा? राजतरंगिणी में लिखा। और यहाँ तक किसने लिखा? कल्हड़ ने लिखा। यानी कि एक बात समझ में आई, जयसिंह तक लिखा है इन्होंने तो कहीं ना कहीं ये जयसिंह से संबंधित थे। अब संबंधित से मतलब क्या है? तो जयसिंह के दरबारी थे कौन? कल्हड़। दूसरी बात क्या निकल गई? कल्हड़ किसके दरबारी थे? तो कल्हड़ जयसिंह के दरबारी थे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि किस वंश की जानकारी देती है राजतरंगिणी। तो एक लोहार वंश है। कौन सा वंश है? लोहार वंश। अब लोहार वंश है कहाँ? तो कश्मीर का है। कश्मीर का है लोहार वंश से राजा कौन थे? तो जयसिंह थे। अब जयसिंह राजा थे, इन्हीं के दरबार में कौन था? कल्हड़ था। इन्हीं ने क्या लिख दी? राजतरंगिणी लिख दी। कहाँ से कहाँ तक इन्होंने लिखी? तो सहदेव से जयसिंह तक की बात इन्होंने, राजा जो जयसिंह थे वहां तक की बात इन्होंने कही। अब दूसरी बात करते हैं, एक राजा हुए जैनुलब्दीन। ध्यान दीजिएगा थोड़ा, मतलब जैनुलब्दीन, जैनुलब्दीन, ठीक है। अब जयसिंह से लेकर जैनुलब्दीन तक का जो इतिहास था वो किसने लिखा? तो वो एक राइटर दूसरे आ गए, जोनराज। कौन आ गया? जोनराज। ध्यान दीजिए, पहले किसने लिखी? कल्हड़ ने। इसी राजतरंगिणी को आगे किसने बढ़ाया? जोनराज ने इसको आगे बढ़ाया, ठीक है ना। अब इसको कश्मीर का अकबर वगैरह कहा जाता है जैनुलब्दीन को। उसके बाद भी जैनुलब्दीन जो राजा हुआ, इसके बाद भी राजतरंगिणी में और बातें जोड़ी गई। अब इनको किसने जोड़ा? तो एक थे श्रीवर। इसके बाद राजतरंगिणी को किसने लिखा? तो श्रीवर। श्रीवर यानी कि जोनराज के बाद राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया? तो श्रीवर ने आगे बढ़ाया। और हम लोग एक बात करते हैं कि नाम आता है प्रज्ञा भट्ट। क्या नाम आता है? प्रज्ञा भट्ट। अब जो प्रज्ञा भट्ट हैं, इन्होंने सबसे लास्ट में राजतरंगिणी में जो भी राजा थे उनके इतिहास के बारे में बताया। इतनी बातें हमें सीखनी है। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे सिंपल क्वेश्चन बनता है, राजतरंगिणी किसने लिखी? कल्हड़ ने लिखी। थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ा, राजतरंगिणी किसने लिखी? ऑप्शन ए कल्हड़, ऑप्शन बी जोनराज, ऑप्शन सी श्रीवर एवं प्रज्ञा भट्ट, ऑप्शन डी सभी। तो कौन सा ऑप्शन चाहिए होगा? इनमें से सभी, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन चाहिए होगा? इनमें से सभी। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहली बात किसका वर्णन है? कश्मीर के इतिहास का वर्णन है जो महाभारत काल से प्रारंभ होता है। सहदेव, पांडवों के छोटे भाई सहदेव ने कश्मीर बसाया था और ये पहले राजा थे। प्रथम साहित्यिक ग्रंथ है, ठीक है ना। प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ, भारतीय प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सा है? राजतरंगिणी है। भाषा कैसी है? संस्कृत है। किस वंश की जानकारी मिल रही है? लोहार वंश की। कल्हड़ किसके दरबार में थे? राजा जयसिंह के दरबार में थे। जयसिंह से जैनुलब्दीन तक की कहानी किसने लिखी? जोनराज ने लिखी। उसके बाद श्रीवर ने लिखी और लास्ट में किसने लिखी? प्रज्ञा भट्ट ने इसको लिखा, ठीक है। तो इतनी सारी बातें हमें जाननी है राजतरंगिणी के बारे में और इनमें से सबसे कहीं ना कहीं क्वेश्चन आया है पेपर में, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं विक्रमांक देव चरित्र बिल्हड़, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं विक्रमांक देव चरित्र बिल्हड़, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। विक्रमांक देव चरित्र के रचयिता कौन थे? तो बिल्हड़ थे। अब यहाँ पे देखो नाम से स्पष्ट है विक्रमांक देव चरित्र, यानी कि विक्रमादित्य की बात कहीं ना कहीं हो रही है। तो एक राजा थे विक्रमादित्य, विक्रमादित्य और दूसरे नंबर के थे तो ये षष्ठ नंबर के थे। विक्रमादित्य षष्ठ एक राजा थे। किस वंश के राजा थे? तो ये चालुक्य वंश के राजा थे। किस वंश के राजा थे? तो ये चालुक्य वंश के राजा थे। यानी कि हम लोग बात करें बिल्हड़ रचित विक्रमांक देव चरित्र से चालुक्य वंश के राजा विक्रमादित्य षष्ठ के बारे में जानकारी मिलती है या उनके जीवन परिचय के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदायी। इसके बारे में आप सबको पता है, अच्छे से पता है, क्योंकि आपको पता है पृथ्वीराज रासो जो है वो चंद्रवरदायी द्वारा लिखी गई। और ये चंद्रवरदायी किसके दरबार में था? तो ये पृथ्वीराज चौहान, ये पृथ्वीराज चौहान के दरबार में था, ठीक है। अब ये पृथ्वीराज चौहान के दरबार में था, यानी कि पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था। पृथ्वीराज रासो में किसके बारे में लिखा गया? तो पृथ्वीराज चौहान के बारे में लिखा गया। ये वही है चौहान वंश के अंतिम शासक जो हैं, ठीक है ना। चौहान वंश के अंतिम शासक जो हैं, ठीक है। इसी में आपने वो भी वाक्य सुना होगा कि
जब मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पकड़ लिया था, तो एक वाक्य आता है ना, 4 बांस 24 गज अंग नष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूको जवान। तो ये सारी बातें कहाँ लिखी गई थी? पृथ्वीराज रासो में लिखी गई थी। पृथ्वीराज रासो किसने लिखी? चंद्रवरदाई ने लिखी। और किसके बारे में लिखी गई? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो थे, चौहान वंश के अंतिम शासक जो थे, उनके बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है, या उनके बारे में लिखा गया। नेक्स्ट है आपका हर्ष चरित्र बाणभट्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अब सबसे पहले हम लोग बात करें, एक बात समझ में आई, एक थे हर्षवर्धन, ठीक है ना। जो राजा हर्षवर्धन था, हम लोगों ने बात की थी पहले वीडियो में, ठीक है ना, कि वर्धन वंश से था, या कहते थे प्रभाकर वंश से था, ठीक है ना। अब दूसरी बात हम लोगों ने की थी कि पहली राजधानी इसकी क्या थी? थानेश्वर थी। दूसरी राजधानी क्या इसने बनाई थी? कन्नौज बनाई थी, ठीक है ना। अब उन सब के बारे में कहाँ से, और हर्षवर्धन के जीवन चरित्र के बारे में कहाँ से जानकारी मिलती है? तो हर्ष चरित्र से जानकारी मिलती है, और ये लिखी किसने है? बाणभट्ट ने इसकी रचना की है, ठीक है ना। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? यह ऐतिहासिक महत्व की प्रथम पुस्तक है। ध्यान सुनना, ऐतिहासिक महत्व की प्रथम पुस्तक है, ठीक है ना। तो ऐतिहासिक महत्व की प्रथम पुस्तक कौन सी है? तो हर्ष चरित्र, बाणभट्ट रचित हर्ष चरित्र ऐतिहासिक महत्व की प्रथम पुस्तक है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है? विशाख दत्त, ठीक है ना। अब मुद्रा राक्षस की रचना किसने की? विशाख दत्त ने की, ठीक है ना। अब ध्यान से बात सुनिएगा, आपको पता है सिकंदर आया था, ठीक है ना। हाइडेस्पीच का युद्ध, पिस्ता का युद्ध या झेलम का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो सिकंदर के बीच और राजा पोरस के बीच हुआ था, ठीक है। अब इसका जो मुख्य पात्र है मुद्रा राक्षस का, वो कौन है? तो वो राजा पोरस है, ठीक है ना। कौन है? तो राजा पोरस है। अब राजा पोरस के समकालीन की बात करें, एक नाम आता है चंद्रगुप्त मौर्य, और इसका महामंत्री कौन था? चाणक्य, जिसको हम लोग बोलते थे विष्णुगुप्त, ठीक है ना, चाणक्य। अब इन सब के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो विशाख दत्त रचित मुद्रा राक्षस में इन सारी बातों की जानकारी मिलती है, ठीक है। सर एक बार इसे करिए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? मुख्य पात्र कौन सा है? पोरस है। और कहाँ किसकी जानकारी मिलती है? तो चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में यहाँ से जानकारी मिलती है, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं अष्टाध्यायी, पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। अब पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी की रचना की, ठीक है, पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी की रचना की वो क्या थी? अब इसके बारे में एक पॉइंट आता है, ये प्रथम व्याकरण ग्रंथ है, प्रथम व्याकरण ग्रंथ है, ठीक है ना। हम लोगों ने बात की पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की, यह प्रथम व्याकरण ग्रंथ है, ठीक है। नेक्स्ट है महाभाष्य। महाभाष्य की रचना किसने की? पतंजलि ने की, ठीक है ना। अब कल हम लोगों ने एक महाभाष्य की बात की थी, ठीक है ना। उस महाभाष्य कौन सा ग्रंथ था? वो महाभाष्य था बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ महाभाष्य की रचना किसने की थी? वासुमित्र ने की थी, ठीक है ना। जिसमें त्रिपिटक जो थे उनके बाद उसको संग्रहित किया गया था, इसे बौद्ध ग्रंथ का विश्वकोश कहा जाता है। ये वाला जो महाभाष्य है इसकी रचना किसने की? पतंजलि ने की, ठीक है ना। अब जो पतंजलि थे किससे संबंधित थे? ठीक है, तो पुष्यमित्र शुंग जो था, पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल की जानकारी मिलती है। इससे किसकी जानकारी मिलती है? तो पुष्यमित्र शुंग के काल की जानकारी मिलती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? ये जो पुस्तक है पतंजलि की महाभाष्य, ये जो पुस्तक है ये पाणिनि की अष्टाध्यायी पर आधारित है। किस पर आधारित है? तो यह पुस्तक पाणिनि की अष्टाध्यायी पर आधारित है, अष्टाध्यायी पर आधारित है, ठीक है। अब बात हो गई महाभाष्य की।
नेक्स्ट पुस्तक है आपकी अभिज्ञान शाकुंतलम, और अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किसने की है? तो कालिदास ने की है, ठीक है ना। इसमें राजा दुष्यंत, अभिज्ञान शाकुंतलम जो कृति है इसमें राजा दुष्यंत तथा, ठीक है ना, राजा दुष्यंत जो थे जिनके बेटे के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा, ठीक है ना, राजा दुष्यंत, उन्हीं राजा की बात कही गई है इस पुस्तक में। और इनकी पत्नी कौन थी? कह सकते हैं कि शकुंतला के बारे में इसमें बताया गया है, ठीक है ना। इनका जो विवाह हुआ था, गंधर्व विवाह हुआ था, उसके बाद शकुंतला ऋषि के आश्रम में रहती थी, वहीं पर पैदा हुए थे भरत। और इनको बताया गया था कि जो तुम्हारा पिताजी होंगे, या पिताजी को बताया गया तुम्हारा बेटा होगा, बहुत पराक्रमी होगा। ये गए थे वहाँ पे, और ये जब गए थे तब उनका बालक जो था वो शेर के दांत गिन रहा था, ठीक है ना। तो ऐसे करके सारी बातें बताई गई जिसमें अभिज्ञान शाकुंतलम में, इसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला का वर्णन किया गया है, ठीक है। अगली कहानी कृति है मालविकाग्निमित्रम, ये भी किसकी है? कालिदास की है। इसमें क्या वर्णन किया गया है? तो मालविकाग्निमित्रम में पुष्यमित्र शुंग, ठीक है ना, शुंग वंश का जो संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग, इसका पुत्र, ठीक है ना। तो पुष्यमित्र शुंग, ठीक है ना। और पुष्यमित्र शुंग के पुत्र का नाम क्या था? अग्निमित्र तथा विदर्भ राज की राजकुमारी, विदर्भ राज की राजकुमारी मालविका की प्रेम कहानी का वर्णन है, ठीक है ना। ये जो पुस्तक है इसमें पुष्यमित्र शुंग का जो पुत्र है अग्निमित्र तथा विदर्भ राज की राजकुमारी मालविका की प्रेम कहानी का वर्णन है, ठीक है ना। तो इस पुस्तक का नाम क्या है? तो इस पुस्तक का नाम क्या है? अभिज्ञान मालविकाग्निमित्रम। मालविकाग्निमित्रम की रचना किसने की? तो मालविकाग्निमित्रम की रचना किसने की? कालिदास ने की, ठीक है सर। एक बार सही करिए। नेक्स्ट पुस्तक की आपकी बात करें, नेक्स्ट पुस्तक है आपकी रघुवंशम, ठीक है ना। नेक्स्ट पुस्तक कौन सी है? तो रघुवंशम। अब रघुवंशम की भी रचना किसने की? तो रघुवंशम की भी रचना किसने की थी? कालिदास ने की थी, ठीक है ना। रघुवंशम की भी रचना किसने की थी? तो किसने की थी? कालिदास ने की थी। अब इस पुस्तक का नाम क्या है? रघुवंशम, ध्यान दीजिएगा। रघुवंशम की भी रचना किसने की थी? तो कालिदास ने की थी। रघु, आपको पता है रघु जो थे, रघुवंशम, वंश मीन्स वंश और रघु मीन्स रघु, इसमें रघु के वंश के बारे में बताया था इन्होंने, ठीक है ना। इसमें किसके बारे में बताया था इन्होंने? तो रघु के वंश के बारे में बताया था। जो रामायण है, ठीक है ना, उसमें भगवान राम का वर्णन है, ठीक है ना। और भगवान राम जिस वंश के थे, ठीक है ना, उसमें एक राजा हुए थे रघु, ठीक है ना। और जो राजा रघु थे, इन्हीं के बाद जो दूसरे राजा हुए, सबसे पहले जो हुए कह सकते हैं कि रघुवंशम। पहले राजा क्या था? दिलीप राजा हुए। दिलीप के बाद कौन राजा हुआ? रघु, ठीक है ना। अब जो रघु थे, रघु के बाद कौन राजा हुआ? तो दशरथ। कौन राजा हुआ? दशरथ। और दशरथ के बाद कौन राजा हुआ? राम। और राम के बाद कौन राजा हुआ? कुश। इन सब राजाओं का वर्णन किसमें है? तो रघुवंशम में है। और रघुवंशम की रचना किसने की? तो रघुवंशम की रचना किसने की? तो रघुवंशम की रचना किसने की? कालिदास ने की, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है सारा चीजें, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं नीचे, नेक्स्ट बात। अब अपनी कॉपी में हेडिंग डालिएगा, राजाओं द्वारा रचित साहित्य, ठीक है ना। ऐसा साहित्य जो राजाओं ने लिखा, राजाओं अब हम लोग बात करते हैं राजाओं द्वारा रचित साहित्य। राजाओं द्वारा रचित साहित्य, ये हेडिंग डालने के बाद के नीचे लिखिएगा, ठीक है। अब पहले बात करें तो कौन थे राजा? कौन है? हाल, ठीक है ना। राजा हाल हैं। इनकी रचना क्या है? गाथा सप्तशती। क्या रचना है कि? गाथा सप्तशती। और ये किस वंश से हैं? तो ये जो है सातवाहन वंश से हैं। किस वंश से हैं? तो सातवाहन वंश से हैं, ठीक है ना। राजा कौन है? हाल। रचना कौन सी? गाथा सप्तशती। किस वंश से हैं? तो सातवाहन वंश से हैं। दूसरे राजा है महेंद्र वर्मन, ठीक है ना। महेंद्र वर्मन जो राजा हैं, इनकी रचना कौन सी है? मत विलास प्रहसन।
महेंद्र वर्मन की कृति कौन सी है? मत विलास प्रहसन। और ये है किस वंश से? तो ये हैं पल्लव वंश से। किस वंश से हैं? तो पल्लव वंश से हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका सोमेश्वर। राजा कौन है? सोमेश्वर। इनकी रचना कौन सी है? मनसोल्लास। रचना कौन सी है? मनसोल्लास। ये किस वंश से हैं? तो ये जो हैं चालुक्य वंश से हैं। किस वंश से हैं? तो चालुक्य वंश से हैं। तो इस रचना से, तो ये रचना है मनसोल्लास, इससे चालुक्य वंश के बारे में हमें जानकारी मिलती है। अब है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का आपको पता ही है, वर्धन वंश है, पुष्यभूति वंश है, ठीक है ना, वर्धन वंश, ठीक है, प्रभाकर वंश बोलते हैं, ठीक है ना। अब हर्षवर्धन की रचनाएं कौन सी हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। रत्नावली की रचनाकार हर्षवर्धन, नागानंद के रचनाकार हर्षवर्धन और प्रियदर्शिका के रचनाकार कौन है? हर्षवर्धन है। इनसे हमें वर्धन वंश की जानकारी मिलती है, ठीक है ना। तो ये क्या है? राजाओं द्वारा रचित साहित्य है, ठीक है ना। अब हमने इसकी बात की थी ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथ ये वे ऐतिहासिक ग्रंथ हैं जिनसे हमें जानकारी मिलती है हमारे प्राचीन इतिहास के बारे में। सबसे पहले हम लोगों ने बात की धार्मिक ग्रंथ की। धार्मिक ग्रंथ में हम लोगों ने 3 चीजें पढ़ी। ब्राह्मण साहित्य पढ़ा, ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में पढ़ा। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा बौद्ध ग्रंथ के बारे में, बौद्ध साहित्य के बारे में पढ़ा। तीसरे हम लोगों ने बात की जैन साहित्य, जैन धर्म के बारे में पढ़ा, ठीक है। ये तो थे धार्मिक ग्रंथ या धार्मिक साहित्य जिनसे हमें जानकारी मिल रही थी हमारे इतिहास के बारे में। दूसरी बात ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में था। अभी हम लोगों ने पढ़ लिया किन किन ऐतिहासिक ग्रंथों से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट जो है हमारा, ठीक है ना, विदेशी यात्रियों के वृत्तांत, ठीक है। कौन कौन से विदेशी यात्री यहाँ पर घूमने आए और उन्होंने क्या क्या साहित्य की रचना की, किसने किस राजा के बारे में क्या बताया, कौन सा विदेशी यात्री किस राजा के दरबार में आया था। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है सर। विदेशी यात्री जो भारत में आए, ठीक है ना, इन विदेशी यात्रियों को भी 2-3 कैटेगरीज में बांटा गया है। कैटेगरीज की बात करें तो कैसे, तो कैटेगरीज इनकी कैसे है ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अगर हम बोले यूनानी लेखक कौन से थे, वे लेखक जो यूनान से आए उनको यूनानी लेखक कह दिया गया, ठीक है ना। चीनी लेखक कौन से थे, जो चीन से आए और उनको हम लोगों ने चीनी लेखक कह दिया, ठीक है ना। रोमन लेखक कौन से थे, ठीक है ना, रोमन लेखक जो रोम से आए उनको रोमन लेखक कह दिया। और सबसे लास्ट में कौन से हैं? अरबी लेखक। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं पेपर में और इनके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है सर। ये वाला पार्ट थोड़ा सा जूम कर दीजिए। अब विदेशी यात्रियों के वृत्तांत में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे यूनानी लेखक, ठीक है ना। यूनानी लेखक में सबसे पहला है टेसियस। क्या नाम लिखा है? टेसियस, ठीक है। टेसियस जो यूनानी कह सकते हैं कि लेखक था, ये भारत आया नहीं, ठीक है ना। ये था कौन? तो ये ईरानी राजवैद्य था। क्या था? ईरानी राजवैद्य था, ठीक है ना। अब जो अधिकारी थे ईरान के, उनसे सुन के, ठीक है ना, इसने अपने साहित्य की यानी कि भारत के विषय में जानकारी प्राप्त की और उसको अपनी पुस्तकों में लिखा, ठीक है ना। तो किससे प्राप्त की? ईरानी अधिकारियों से, ईरानी अधिकारियों से, ठीक है ना। जानकारी प्राप्त करके इसको लिखा, ठीक है ना। अब यह जो पुस्तक थी जनश्रुति के आधार पर थी, ठीक है ना। जो इसने ईरानी अधिकारियों से बातचीत की, उनसे जो भी पूछा बताया, वो अपनी पुस्तक में लिखा, इसलिए ये अधिक प्रमाणित नहीं है, ठीक है। दूसरा नंबर बात करते हैं हेरोडोटस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम लोगों ने पहले वीडियो में भी पढ़ा था इनके बारे में। इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है इतिहास का पिता। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? तो इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है इतिहास का पिता, ठीक है। दूसरी हम लोगों ने बात की थी, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? तो इनकी पुस्तक का नाम क्या है? हिस्टोरिका। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? हिस्टोरिका। अब हिस्टोरिका जो पुस्तक है ये कब लिखी गई? तो हिस्टोरिका पुस्तक कब लिखी गई? तो 5वीं शती में लिखी गई। कब लिखी गई? तो 5वीं शताब्दी में लिखी गई, ठीक है ना। और इसका टाइम पीरियड भी है 484 ईसा पूर्व के आसपास बोला जाता है।
484 ईसा पूर्व से लेके 330 320 ईसा पूर्व, ठीक है। अब बात करते हैं हेरोडोटस जो थे, ठीक है ना। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा गया। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? हिस्टोरिका है। इनकी इस पुस्तक में भारत और फारस एवं फारस के बीच संबंध की जानकारी मिलती है, ठीक है। इनके इस पुस्तक में भारत एवं फारस के बीच संबंध की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी इसमें बताया था जो भारत है सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, ठीक है ना। इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में क्या बताया? भारत सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं। कुछ इतिहासकारों ने इनके बारे में क्या कहा? ध्यान सुनिएगा। कुछ इतिहासकारों ने इनको झूठ पिता, क्या कहा इनके बारे में? झूठ पिता कहा, ठीक है ना। क्योंकि इनकी जो रचनाएं थी उसमें कुछ न कुछ क्या था, वो भी किसके आधार पर थी? जनश्रुति के आधार पर थी। किसके आधार पर थी? जनश्रुति के आधार पर थी, जिसके कारण इन्हें झूठ पिता कहा गया, ठीक है ना। और ग्रीक फारसी युद्धों के बारे में इन्होंने सबसे पहले लिखा था, ठीक है ना। उसके बाद फारसी आक्रमण करते थे जो, उनके बारे में इन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा था। इसी हिस्टोरिका पुस्तक में सबसे पहले हिस्ट्री शब्द लिखा गया था, ठीक है ना। जैसे इतिहास शब्द दिया गया अथर्ववेद से, पहले हिस्ट्री शब्द कहाँ से लिया गया? तो यहाँ से लिया गया है, ठीक है। तो इनको इतिहास का पिता कहा जाता है। इनकी पुस्तक का नाम हिस्टोरिका है। भारत और फारस के बीच संबंध के बारे में इन्होंने सबसे पहले बताया था। भारत सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है उस समय पर, जैसे इस समय चीन है, भारत दूसरे नंबर पे है, हम लोग अग्रसर हैं, ठीक है ना, कोई कमी नहीं छोड़ रखी है। अब सर्वाधिक जनसंख्या वाला उस टाइम पे था, ठीक है। अब दूसरा, कुछ विद्वानों ने झूठ पिता कहा। झूठ पिता क्यों कहा? क्योंकि इनकी जो रचना थी ये जनश्रुति के आधार पर थी। जो लोगों से इन्होंने सुना भारत के बारे में, वो इन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। अब आपको पता है विदेशी आया था सिकंदर, ठीक है ना। इसने भारत पर आक्रमण किया था, विश्व विजेता का सपना लेकर भारत आया था और फिर यहाँ से वापस लौट गया था, ठीक है ना। तो अब आपको हेडिंग डालनी है सिकंदर के साथ आने वाले लेखक। सिकंदर के साथ आने वाले लेखक, ध्यान दीजिएगा। सिकंदर के साथ आने वाले लेखक। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों की हम लोग बात करें, ठीक है। सबसे पहला यहाँ लिखा है नियार्कस, ठीक है ना। तो नियार्कस ये किसके साथ आया? सिकंदर के साथ आया। फिर ओनेसिक्रिटस, ठीक है ना। ये किसके साथ आया? सिकंदर के साथ आया। अरिस्टोबुलस, यानी कि नियार्कस, ओनेसिक्रिटस, अरिस्टोबुलस, ये तीनों किसके साथ आए? तो ये तीनों सिकंदर के साथ भारत आए। ध्यान दीजिएगा, ये तीनों अगर सिकंदर के साथ भारत आए, इनका काम क्या था? आपको पता है उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। अब सोने की चिड़िया के साथ साथ सिकंदर का ये सपना हो कि मेरे ही शासनकाल में सूर्योदय का उदय हो और मेरे ही शासन में सूर्यास्त हो। तो सूर्योदय उस समय बोला जाता था कि भारत से होता था, ठीक है ना। तो इसलिए वो भारत विजय यानी विश्व विजय का सपना लेकर कहाँ आया था? भारत आया था। और ये तीन जो लेखक थे, कौन से वाले लेखक हैं ये तीन, नियार्कस, ओनेसिक्रिटस, अरिस्टोबुलस, ये तीनों सिकंदर के साथ भारत आए थे और इन्होंने भारत में भ्रमण किया। ध्यान दीजिएगा, अभी तक जो थे टेसियस और हेरोडोटस ये भारत आए नहीं थे। इन्होंने जनश्रुति के आधार पर कहा था जो कुछ भी इन्होंने अपनी पुस्तकों में भारत के विषय में जानकारी दी या बताया। लेकिन नियार्कस, ओनेसिक्रिटस, अरिस्टोबुलस ये जो तीनों थे, ये तीनों लेखक भारत आए, इन्होंने भारत को देखा, भ्रमण किया, तब इन्होंने भारत के बारे में लिखा। और इनका भारत के बारे में लिखने का आशय ये था कि जब ये लोग यूरोप वापस जाएं, ठीक है ना, जब ये लोग अपने यहाँ यूनान वापस जाएं, ठीक है ना, तब ये वहाँ के लोगों को भारत देश की स्थिति जो वास्तविकता है, वो लोग कैसे रहते हैं, कैसे व्यापार करते हैं, उनके बारे में सही और सटीक जानकारी दे पाए। तो इन
जो लेखकों ने लिखा इनकी विश्वसनीयता इन टेसियस और हेरोडोटस से ज्यादा है, ठीक है ना। तो ये तो बात हो गई नियार्कस, ओनेसिक्रिटस और अरिस्टोबुलस, ठीक है ना। इसके बाद आपको क्या हेडिंग डालनी है, ध्यान दीजिएगा, इसको हटा दीजिए, ठीक है। सिकंदर के पश्चात, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे सिकंदर के पश्चात भारत आने वाले लेखक। सिकंदर के पश्चात भारत आने वाले लेखक, ठीक है। सिकंदर के पश्चात भारत आने वाले लेखक, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें सिकंदर के पश्चात भारत आने वाले लेखक कौन कौन से थे, ठीक है ना। या दूसरी एक और बात ध्यान दीजिएगा, ये तो कह सकते हैं कि सिकंदर के पश्चात भारत आने वाले लेखक कौन थे, ठीक है ना। या हम लोग बात करें जो सिकंदर था, ठीक है ना, सिकंदर के पश्चात कुछ भारतीय जो थे, भारतीय राजाओं के यहाँ राजदूत आए यूनान से, ठीक है ना। तो वो सिकंदर के बाद कौन कौन से आए, ठीक है, तो उनकी बात करते हैं हम, ठीक है। अब उनमें कौन कौन था, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो था मेगास्थनीज। कौन था, मेगास्थनीज, ठीक है। पहला कौन था, मेगास्थनीज था। दूसरा है डाइमेकस, दूसरा कौन है, डाइमेकस। तीसरा है डायोनिसियस, तीसरा कौन है, डायोनिसियस, ठीक है। अब ये राजदूत थे, ठीक है ना, लिख दे रहे हैं लेखक क्या, राजदूत, राजदूत यहाँ लिख रहे हैं राजदूत। अब ये राजा के दूत थे तो किसी न किसी राजा के दरबार में आएंगे, ये भी कंफर्म है। तो पहले तो हम लोग बात करें कौन थे, मेगास्थनीज कौन था। आपको पता है मेगास्थनीज जो था उसको किसने भेजा था, तो उसको भेजा था सेल्यूकस निकेटर ने। तो सबसे पहले हमने किसकी बात कर ली, सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर ने इसको भेजा था। अब दूसरी बात करते हैं, ठीक है ना। सेल्यूकस निकेटर कौन था, सर एक मिनट बंद कर दीजिए आप। सेल्यूकस निकेटर कौन था, तो सेल्यूकस निकेटर कौन था, तो ये था सिकंदर का सेनापति। कौन था, सिकंदर का सेनापति, ठीक है। किसका सेनापति था, सिकंदर का सेनापति था। अब आपको ये पता होगा सिकंदर जब वापस लौट गया तो सेल्यूकस निकेटर ने आक्रमण किया, चंद्रगुप्त मौर्य से इसकी लड़ाई हुई, ठीक है ना। किससे इसकी लड़ाई हुई, चंद्रगुप्त मौर्य से। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जब इसे पराजित कर दिया तो इसकी पुत्री का नाम था हेलेना। हेलेना से चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध हो गया, विवाह हो गया, ठीक है। तो उसने किसको भेजा, मेगास्थनीज को भेजा। अब इसने मेगास्थनीज को किसके दरबार में भेजा, तो किसके दरबार में भेजा, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य कौन था, तो ये मौर्य वंश का संस्थापक था। और इसका महामंत्री कौन था, तो चाणक्य था। इसका महामंत्री कौन था, चाणक्य था, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं डाइमेकस। दूसरा नंबर पे कौन है, डाइमेकस। डाइमेकस को किसने भेजा था, आंतियोकस ने भेजा। डाइमेकस को किसने भेजा, आंतियोकस। डाइमेकस को भेजा किसने, आंतियोकस ने भेजा। ये आंतियोकस कौन था, तो ये था सीरियन नरेश, ये था सीरियन नरेश, ठीक है, सीरियन नरेश था। अब आंतियोकस ने किसको भेजा, डाइमेकस को भेजा। ये राजा था तो किस राजा के दरबार में भेजा, ठीक है ना। तो इसने इसको भेजा था बिंदुसार के दरबार में, बिंदुसार के दरबार में भेजा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं डायोनिसियस। डायोनिसियस को किसने भेजा, ठीक है ना। तो डायोनिसियस को भेजा था टालमी फिलेडेल्फस ने, टालमी फिलेडेल्फस ने, ठीक है। यानी कि टालमी फिलेडेल्फस का राजदूत कौन था, डायोनिसियस था। ये था कौन, तो ये मिस्र का नरेश था, ठीक है ना। किसका नरेश था, मिस्र का नरेश था। और इसने इसको किसके दरबार में भेजा था, तो इसको भेजा था अशोक के दरबार में। किसके दरबार में भेजा था, अशोक के दरबार में भेजा था। अब एक चीज देखिए आप, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक तीनों मौर्य वंश से हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम क्या था, बिंदुसार था। यानी चंद्रगुप्त मौर्य के बाद राजा कौन बना मौर्य वंश का, तो बिंदुसार बना। इसके दरबार में कौन आया, डाइमेकस आ गया। बिंदुसार का पुत्र कौन था, इसके 100 बेटे थे।
100 बेटों में अशोक ने 99 को मार के राजा बन गया ये। अब अशोक जो था, ठीक है ना, अब अशोक जो अगला राजा बना मौर्य वंश का, इसके दरबार में कौन आया? तो इसके दरबार में कौन आया? डायोनिसियस, ठीक है ना। तो आपको दो चीजें याद रखनी है, ठीक है ना। पहली चीज क्या बताई थी कि सिकंदर के साथ आने वाले 3 कौन से हैं? तो सिकंदर के साथ 3 कौन कौन से आए? सबसे पहले बताया था नियारकस, ठीक है ना। नियारकस किसके साथ आया? सिकंदर के साथ आया, ठीक है ना। दूसरा बताया था ओनेसिक्रिटस, ओनेसिक्रिटस किसके साथ आया? सिकंदर के साथ आया, ठीक है ना। और अरिस्टोबुलस, ये भी किसके साथ आया? सिकंदर के साथ आया। ये 3 जो थे वो सिकंदर के पश्चात आए, ठीक है ना। ये लेखक थे, राजदूत थे, ठीक है ना। अब राजदूत थे तो किसी न किसी राजा ने भेजा, और राजा ने भेजा तो राजा के दरबार में भेजा। मेगास्थनीज को किसने भेजा? सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, ठीक है। आंतियोकस ने किसको भेजा? डायमेकस को भेजा, किसके दरबार में भेजा? बिंदुसार के दरबार में भेजा। टालमी फिलेडेल्फस ने किसको भेजा? डायोनिसियस को भेजा, किसके दरबार में भेजा? अशोक के दरबार में भेजा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं मेगास्थनीज के बारे में थोड़ी सी, ठीक है। मेगास्थनीज के बारे में हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं, ठीक है। अब मेगास्थनीज ने, आपको पता है, इनको भारतीय इतिहास का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय इतिहास का पिता। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, ठीक है ना, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए, ठीक है। अब भारतीय इतिहास का पिता कौन है? मेगास्थनीज है, ठीक है ना। इसकी पुस्तक का नाम क्या है? इसकी पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका, ठीक है ना। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। अब मेगास्थनीज जो था ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया, तो इसकी पुस्तक से जानकारी किसकी मिलेगी? तो जाहिर सी बात है, इनकी पुस्तक से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, ठीक है ना। किसकी जानकारी मिलती है? मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझो, ठीक है ना। पुस्तक हो गई और पिता कहा जाता है। इनकी पुस्तक वर्तमान समय में उपलब्ध नहीं है, यानी कि मूल रूप में उपलब्ध नहीं है। इनकी जो पुस्तक है इंडिका, ये मूल रूप में उपलब्ध नहीं है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब मूल रूप में उपलब्ध नहीं है तो इसके बारे में पता कैसे चला? तो इनके बाद जो लेखक हुए उन्होंने इस पुस्तक के बारे में बताया, ठीक है ना, इंडिका के बारे में अपनी रचनाओं में बताया, जिसके बाद पता चला कि इंडिका एक पुस्तक थी और ये मूल रूप में उपलब्ध नहीं है, वैसे तो है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है ना। स्ट्रैबो, एक इतिहासकार है स्ट्रैबो, यानी स्ट्रैबो, ठीक है ना। स्ट्रैबो ने मेगास्थनीज के विवरण को काल्पनिक माना। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेगास्थनीज के विवरण को काल्पनिक माना है, ठीक है ना। तो स्ट्रैबो ने मेगास्थनीज के विवरण को कैसा माना है? काल्पनिक माना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने बात की मेगास्थनीज, इनको भारतीय इतिहास का पिता कहा जाता है। पुस्तक का नाम इंडिका। किस वंश की जानकारी मिलती है? मौर्य वंश की। मूल रूप से यह पुस्तक उपलब्ध नहीं है। और स्ट्रैबो ने क्या कहा है मेगास्थनीज को? स्ट्रैबो ने मेगास्थनीज के विवरण को काल्पनिक माना है, ठीक है ना। कैसा माना है? काल्पनिक माना है। यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें आपको, ठीक है ना। इसको ले लीजिए और आप साथ साथ भी लिख सकते हैं, क्योंकि कोई हम आराम से पढ़ा रहे हैं और आराम से लिखते भी जा रहे हैं, तो आप भी साथ साथ वीडियो के साथ साथ लिख सकते हैं, ठीक है। सर प्रोजेक्ट ऑन लीजिए, ये अब हम लोग बात करते हैं जो नेक्स्ट राइटर था उसकी बात करते हैं, ठीक है। उसका नाम है टालमी। ध्यान दीजिए, ये जो टालमी है इसको हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। टालमी को हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं और पहले हम लोगों ने इसको किसमें पढ़ा था? तो ज्योग्राफी में पढ़ा था। किसमें पढ़ा था? ज्योग्राफी में पढ़ा था, ठीक है। अब ज्योग्राफी में जब टालमी पढ़ाया था तो आपको एक बात बताई थी। जो टालमी था इसने एक पुस्तक लिखी थी, भारत का भूगोल, ठीक है ना, या इसने भारत के भूगोल के बारे में लिखा था। ध्यान दीजिएगा, कब लिखा था? दूसरी शताब्दी में। दूसरी शताब्दी में लिखा था। लगभग अगर हम बात करें तो 1000 ईस्वी में लिखा था, ठीक है ना। भारत के भूगोल के बारे में लिखा, ठीक है। भारत के भूगोल के बारे में लिखा। और एक बात कही जाती है कि विश्व के मानचित्र पर भारत को सबसे पहले किसने दर्शाया या किसने बताया? तो टालमी ने ही बताया था,
ठीक है ना। तो ये तो बात हो गई, कह सकते हैं यहाँ तक कि जो वो लेखक थे जो कहाँ से आए, यूनान से आए, या जिनका संबंध यूनान से, यूनानी लेखक थे और इन्होंने भारत के संबंध में, भारतीय इतिहास के संबंध में जो भी बातें बताई उनके बारे में हम लोगों ने बात की। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है अज्ञात लेखक, ठीक है ना। अब एक बात आएगी, इतने तो नाम हो गए, ठीक है ना, अब ऐसे भी पढ़ने पड़ेंगे जो अज्ञात हैं, जिनके बारे में पता ही नहीं है, ये भी पेपर में आते हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग बात करेंगे अज्ञात लेखक, ठीक है ना, जिसके बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं है, ठीक है ना। लिख लीजिए, हेडिंग डालें ना अज्ञात लेखक, और इसमें आपको एक पॉइंट लिखना है, ठीक है ना। अज्ञात लेखक में एक लेखक था प्रथम शताब्दी, ठीक है ना, प्रथम शताब्दी के आसपास एक ऐसी रचना मिली जिसमें भारतीय बंदरगाहों के बारे में, ठीक है ना, भारतीय बंदरगाहों के साथ साथ भारतीय प्राकृतिक स्थिति के बारे में, ठीक है ना, भारत में लोग बाग कैसे रहते हैं उनके बारे में जानकारी मिली। कब मिली ये जानकारी? प्रथम शताब्दी के आसपास, ठीक है ना। और वो जो पुस्तक थी उसका नाम क्या था? उसका नाम था पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी, पेरिप्लस ऑफ द एरिथन सी, इसी को बोलते हैं लाल सागर का विवरण। लाल सागर का विवरण, ठीक है ना। यहां से क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। पेरिप्लस ऑफ द एरिथन सी के लेखक कौन है, ठीक है ना। ABC पे नाम लिखा होता है और D पे लिखा होता है ज्ञात नहीं, ठीक है ना। तो इसके लेखक के बारे में कुछ भी पता नहीं है। इस पुस्तक में ये इसका नाम है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रन सी, लाल सागर का विवरण। इस पुस्तक में भारतीय बंदरगाहों, प्राकृतिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। अब ये जो पुस्तक है ये राइटर इसके पता नहीं है, तो ये पुस्तक है कैसी? तो यूनानी पुस्तक है, ठीक है ना, जिससे भारत के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसको आप अज्ञात लेखक डाल के ऐसे करके एक पॉइंट लिख लीजिएगा। तो ये तो बात हो गई यूनानी लेखकों की, ठीक है ना। जो यूनानी लेखक थे उन्होंने भारतीय इतिहास के बारे में क्या क्या बताया इसकी बात। अब हम लोग बात करेंगे चीनी लेखकों की। तो सर नेक्स्ट कर दीजिए। चीनी लेखक कौन कौन से? आपने पढ़ा होगा, फाहियान है, ठीक है ना, और हुएनशांग है, चुंगयुंग है, इत्सिंग है, ये सारे कैसे हैं? तो चीनी राइटर्स हैं, ठीक है। अब हम लोग इनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे और बस राइट डाउन करने के लिए स्पेस कुछ कम मिलेगा लिखने के लिए। ये नहीं ज़्यादा लिखना है तो आप कर लो, नीचे लिखिए, यहाँ लिखना और बात ठीक है। सबसे पहला कौन सा है? फाहियान, ठीक है ना। पहला कौन सा है? फाहियान, ध्यान दीजिएगा। फाहियान जो था, ठीक है ना, ये 5वीं सदी के प्रारंभ में आया, ठीक है ना। कब आया? 5वीं सदी के प्रारंभ में, ठीक है ना। और टाइम पीरियड की बात करें 399 से 414 ईस्वी, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं, इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, किसके दरबार में आया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय किसके दरबार में आया? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया, ठीक है ना। किसके दरबार में आया? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया। इसे हम लोग बोलते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ठीक है। तीसरी बात करते हैं, इसकी रचना कौन सी थी? फूको की, ठीक है ना। फूको की किसकी रचना है? तो फूको की फाहियान की रचना है, ठीक है ना। अब इसकी रचना से क्या क्या मिला? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया तो किस वंश से संबंधित था? तो गुप्त वंश से था। तो इससे किसकी जानकारी मिलती है? तो गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। ध्यान दीजिए, किसकी जानकारी मिलती है? तो गुप्त वंश की जानकारी मिलती है, ठीक है ना। यानी कि गुप्त वंश का वर्णन कहाँ से है? तो वो कहाँ है? फाहियान ने जो पुस्तक लिखी फूको की, उसमें है, ठीक है। अब दूसरी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, इसने मध्य प्रदेश के बारे में लिखा अपनी पुस्तक फूकोकी में, और इसने जो मध्य प्रदेश के बारे में लिखा तो बताया जो मध्य प्रदेश है वहाँ के लोग सबसे अधिक समृद्ध हैं, ठीक है ना, और सबसे अधिक कह सकते हैं कि हैप्पी हैं, सुखी हैं। तो इसने अपनी पुस्तक में मध्य प्रदेश के बारे में लिखा और बताया कि यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा सुखी और समृद्ध हैं, ठीक है। 5 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट क्या है? 5वीं सदी के प्रारंभ में भारत आया। सन की बात करें 399 से 414 ईस्वी। कब आया? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया, ठीक है ना। इनका कार्यकाल क्या था? 375,
375 से 415 था। इनका कार्यकाल कितना था? 375 से 415 ईस्वी। चंद्रगुप्त द्वितीय की रचना फाहियान की रचना कौन सी है? तो फूको की है। उसके बाद बात की किसकी जानकारी मिलती है? गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। और इसने मध्य प्रदेश के बारे में सबसे अच्छा लिखा और मध्य प्रदेश के बारे में बताया कि यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा सुखी हैं और यहाँ के लोग जो हैं वो सबसे अधिक समृद्ध हैं। ठीक है, तो ये तो बात किसकी हो गई? फाहियान की बात हो गई। अब हम लोग बात करते हैं शुंग युंग की। शुंग युंग की बात करते हैं। शुंग युंग कब भारत आया? यहाँ इसके बारे में लिख रहे हैं, ये 518 ईस्वी, कहीं कहीं आपको 520 ईस्वी मिल जाएगा। ठीक है ना, या 518 ईस्वी में ये भारत आया। ठीक है, और भारत आने के बाद करा क्या इसने? ठीक है ना, तो ये लगभग अपने 3 वर्षों तक यात्रा की इसने, 3 वर्षों तक क्या की? यात्रा की। और जो बौद्ध साहित्य थे, ठीक है ना, उनकी प्रतियां एकत्रित की। क्या की इसने? बौद्ध साहित्यों की प्रतियां एकत्रित की। किसने की? तो शुंग युंग ने की। ठीक है ना, कब आया? 518 ईस्वी में आया। ठीक है ना, 518 ईस्वी को कहते हैं कि 6ठी शताब्दी। कब आया? 6ठी शताब्दी। ठीक है ना, 6ठी शताब्दी में आया। 3 वर्षों की यात्रा में इसने बौद्ध साहित्य की प्रतियां एकत्रित की। ठीक है ना, इसने पूरे में अपना भारत में घूमता रहा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है हुएनशांग। अब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, हुएनशांग। हुएनशांग का एक दूसरा नाम है युवान च्वांग। युवान च्वांग, क्या नाम है इसका? युवान च्वांग। ठीक है ना, तो ये किसका नाम है? हुएनशांग का नाम है। हुएनशांग भारत आया कब? ठीक है ना, तो ये जो आया था 629 से 645 ईस्वी, और ये लगभग 16 वर्षों तक भारत में रहा। कितने वर्षों तक रहा? 16 वर्षों तक भारत में रहा। ठीक है, एक तो पॉइंट ये हो गया। इसका दूसरा नाम क्या है? युवान च्वांग है। 629 से 645 ईस्वी, लगभग 16 वर्षों तक ये भारत में रहा। ठीक है ना, अब दूसरा पॉइंट की बात करते हैं। किसके दरबार में आया ये? तो ये आया हर्षवर्धन के दरबार में। किसके दरबार में आया? हर्षवर्धन के दरबार में आया। ठीक है ना, अब हर्षवर्धन के दरबार में आया तो हर्षवर्धन का टाइम कितना था? ये था लगभग 606 से लेकर 647 ईस्वी तक था। हर्षवर्धन वर्धन वंश के थे। ठीक है ना, अब हर्षवर्धन के बारे में इसने अपनी पुस्तक, अब इसकी पुस्तक का नाम क्या था? तो इसकी पुस्तक का नाम था सीयू की। क्या नाम था? सीयू की। इसकी पुस्तक का नाम क्या था? सीयू की। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने क्या बात की? हुएनशांग। हुएनशांग का नाम क्या है? युवान च्वांग। कब आया? 629 से 645 ईस्वी तक भारत में रहा। लगभग 16 वर्षों तक भारत में रहा। हर्षवर्धन का कार्यकाल कितना है? 606 से 645 ईस्वी। इसके काल में भारत आया। ठीक है ना, इसकी रचना का नाम क्या है? सीयू की। अब ये हर्षवर्धन के टाइम पे भारत आया तो इसके ने जो अपनी पुस्तक में लिखा, ठीक है ना, तो वो किसके बारे में लिखेगा? हर्षवर्धन के बारे में लिखा। ठीक है ना, या अपनी पुस्तक में इसने हर्षकालिक राजनीति, आर्थिक जो भी हर्षवर्धन का जो काज था उसके बारे में इसने लिखा। ठीक है ना, अब इसका एक मित्र था। क्या था? मित्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है मित्र। मित्र का नाम क्या है? वी मित्र का नाम क्या है? वी ली। और इसके जो मित्र था वी ली, इसने किया क्या? तो इसने क्या किया? इसने हुएनशांग की जीवनी लिखी। इसने क्या किया? हुएनशांग की जीवनी लिखी। ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा, फिर से एक बार बताना है। दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फाहियान कब आया? 5वीं सदी में आया। ठीक है ना, 5वीं सदी में भी कब? 399 से 414 ईस्वी तक, लगभग 15 साल तक भारत में रहा। ठीक है, ये किसके दरबार में आया? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया। इसकी रचना कौन सी है? फूको की। ठीक है, उसके बाद किस वंश की जानकारी मिल रही है? गुप्त वंश की जानकारी मिल रही है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसने मध्य प्रदेश का भ्रमण किया और मध्य प्रदेश के बारे में बताया कि यहाँ के लोग सर्वाधिक सुखी व समृद्ध हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात बताई थी किसके बारे में?
शुंग युग के बारे में। शुंग युग 518 या 520 ईस्वी में भारत आया, ठीक है। ये 3 वर्षों तक भारत में घूमा और इसने बौद्ध साहित्य या बौद्ध धर्मों की प्रतियों को एकत्रित किया, ठीक है। उसके बाद आया हुएनसांग। हुएनसांग का दूसरा नाम क्या है? युआनचुआंग, ठीक है। किसके दरबार में आया? हर्षवर्धन के दरबार में आया। हर्षवर्धन के दरबार में आया। इसने रचना कौन सी की थी? सीयू की। और इसके मित्र था हुईली, इसने हुएनसांग की जीवनी लिखी थी, ठीक है। इसने हुएनसांग की जीवनी लिखी थी, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हुएनसांग की, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं, लिखा इत्सिंग, ठीक है ना। अगर हम लोग बात करें इत्सिंग की, तो जो इत्सिंग था इसने क्या क्या लिखा, ठीक है। तो इत्सिंग था, ये लगभग अगर हम लोग टाइम पीरियड की बात करें तो 675 से 695, ठीक है ना। 675 से 695 ईस्वी तक भारत में रहा, ठीक है ना। 675 से 695 ईस्वी, यानी हम कह सकते हैं कि 7वीं शताब्दी के अंत में आया थे, ठीक है ना। अब ये किया गया इसने, ठीक है ना। सबसे पहले तो ये 10 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में रहा। तो कहाँ रहा? 10 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में रहा, ठीक है ना। अब इसने नालंदा विश्वविद्यालय के साथ साथ विक्रमशिला विश्वविद्यालय में भ्रमण किया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ठीक है ना। तो 10 वर्षों तक ये नालंदा विश्वविद्यालय में रहा, ठीक है ना। और उसके बाद विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में भी इसने अपनी रचना में लिखा, ठीक है ना। उस समय जो बौद्ध धर्म था, ठीक है ना, उन सब के बारे में इसने अपनी पुस्तक में लिखा, ठीक है ना। इसने की पुस्तक का नाम क्या था? तो इसकी पुस्तक का नाम था मलय तथा भारतीय द्वीपपुंज, मलय तथा भारतीय द्वीपपुंज में बौद्ध धर्म का विवरण। बौद्ध धर्म का विवरण, ठीक है ना। इसकी पुस्तक का नाम क्या था? मलय तथा भारतीय द्वीपपुंज में बौद्ध धर्म का विवरण। इसने इसके बारे में सब कुछ लिखा, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं अन्य चीनी लेखकों के बारे में, ठीक है ना। सिंपल सी है, बिल्कुल सुन लीजिए। एक है मा त्वान लिन, ठीक है ना। मा त्वान जो लिन है, चीनी लेखक हैं ये भी, इन्होंने हर्षवर्धन की पूर्वी विजयों के बारे में लिखा था। इन्होंने हर्षवर्धन जो था उसके पूर्वी अभियान, जो उसका पूर्वी विजय अभियान था, उसके बारे में लिखा था। किसने? मा त्वान लिन ने लिखा था, ठीक है ना। एक है चाउ जू पुआ, जो चाउ जू पुआ ये भी कैसे लेखक हैं? चीनी लेखक हैं, ठीक है ना। इन्होंने अपनी रचना में चोल साम्राज्य के बारे में लिखा था। इसको अपनी रचना में चोल साम्राज्य के बारे में लिखा था, ठीक है ना। तो ये दो कैसे हैं आपके अन्य लेखक हैं, मा त्वान लिन और चाउ जू पुआ। इन्होंने अपनी रचना में चोल साम्राज्य के बारे में लिखा था, ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे रोमन लेखक की, ठीक है ना। और रोमन के बाद आपके जो लेखक आएंगे उनको बोलते हैं अरबी लेखकों की, ठीक है ना। उसके बाद आएंगे पुरातात्विक स्रोत। तो संभवतः ये वीडियो अधिक बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, जिसके कारण ये जो वीडियो है, ठीक है ना, इसका एक थर्ड पार्ट और बनाएंगे। थर्ड पार्ट में हम लोग बात करेंगे मुख्य रूप से कह सकते हैं कि जो लेखक थे, ठीक है ना, जो लेखक अंग्रेजों के साथ आए, ठीक है ना, या जिन लेखकों की हम लोग बात करें, ठीक है ना, जो अरबी लेखक थे उनकी बात करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या रहेगी? पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में हम लोग बात करेंगे सिक्कों की और अभिलेखों की, ठीक है ना। वहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे अधिक सिक्के किसने चलाए, ठीक है ना। सबसे अधिक सिक्कों के सांचे कहाँ से मिले? शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए थे? सोने के सिक्के किसने चलाए थे? शीशे के सिक्के किसने चलाए थे? उन सब की हम लोग बात करेंगे। और अभिलेखों की, जहाँ से भारत के बारे में जानकारी मिलती है, उसकी बात करेंगे, ठीक है ना। अब दूसरी बात करते हैं कि ये जो वीडियो है, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और एक कमेंट, वीडियो देखने के बाद आपको कैसा लगा एक कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू गाइज, विश यू बेस्ट ऑफ लक।